वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स। अब देखिए, धातुएं एवं अधातुएं रिएक्ट कैसे करती हैं। हाउ टू रिएक्ट मेटल एंड नॉन मेटल। जो आपके संयोजकता कोश होते हैं, उनके पूर्ण होने के कारण जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं, उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत कम होती हैं। इसलिए हम तत्वों की अभिक्रियाशीलता को संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, सोडियम मेटल जो आपका है, सोडियम परमाणु के बाह्यतम कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। देखा, यदि यह अपने एम कोश से एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, ये आपका लास्ट वाला, ये KLMN सीरीज आपने देख ली होगी। ये के सेल है, फिर एल है, फिर एम है, फिर एन है। तो जो एम कोश है आपका, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को जब ये त्याग देता है, तब एल कोष इसका बाह्यतम कोष बन जाता है। मतलब जो वन वाला था लास्ट में, उसको उसने किसी को दे दिया, तो फिर एल वाला जो कोष है उसके एट को देखेंगे, ये इसका बाहरी कोष होगा, बाह्यतम कोष बन जाता है, जिसे हम एक स्टेबल ऑक्टेट है। देखो, एट है ना इसके एम में, एल में सॉरी, एट है, तो ये इसका स्टेबल ऑक्टेट है। इस परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होने के कारण इसमें पॉजिटिव जो आवेश होगा उसकी अधिकता हो जाएगी, तथा सोडियम धनायन Na पॉजिटिव प्रदान करता है। ठीक है, देखो, क्लोरीन को, क्लोरीन का जो बाह्यतम कोश होता है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तथा अष्टक पूर्ण करने के लिए इसे एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता और होती है। यदि देखो, सोडियम और क्लोरीन के रिएक्शन करा दें, जो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा था और एक इलेक्ट्रॉन जो त्यागा सोडियम ने, वो क्लोरीन ग्रहण कर लेता है। इसमें देखो, जो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन था, इसने त्यागा, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने ले लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन परमाणु इकाई ऋण आवेश प्राप्त करता है। मीन्स कि क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि सोडियम ने दिया है क्लोरीन को और क्लोरीन ने लिया है सोडियम से। ठीक है, क्योंकि नाभिक में जो 17 प्रोटीन होते हैं तथा KLM कोशों में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इससे क्लोराइड ऋणायन Cl नेगेटिव प्राप्त कर लेता है। इन दोनों के बीच आदान प्रदान हो गया। ठीक है, विपरीत आवेश होने के कारण जो सोडियम तथा क्लोराइड आयन है, वो परस्पर एक दूसरे को आकर्षित होते हैं, तथा मजबूत जो स्थिर वैद्युत बल होता है इसमें बदकर क्या बनता है, NaCl सोडियम क्लोराइड के रूप में उपस्थित रहते हैं। सोडियम क्लोराइड अणु के रूप में नहीं पाया जाता, बल्कि यह एक विपरीत आयनों समुच्चय होता है। ठीक है, ये वैद्युत संयोजक यौगिक किसे कहते हैं? जब कोई धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से यौगिक बनता है, उसे आयनिक यौगिक या फिर वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। देखिए, MgCl के एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। ये है Mg का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 282। तो इसके लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, और Cl का 287, लास्ट में इलेक्ट्रॉन है 7। तो Mg जब दो Cl से रिएक्ट करेगा, तो जो Mg के दो इलेक्ट्रॉन थे, एक Cl को देगा, एक दूसरे वाले Cl को बनेगा, तो बनेगा आपका MgCl। Mg के ऊपर आया 2, 2 पॉजिटिव आएगा, और Cl के ऊपर, एक Cl के ऊपर एक नेगेटिव आएगा, क्योंकि Cl ने Mg से लिया है और Mg ने Cl को दिया है। ये मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण है। ठीक है, धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है? ये देखिए, ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। रिएक्टिविटी के बेस पे हम मेटल्स को 3 वर्गों में डिवाइड करते हैं। जैसे सक्रियता श्रेणी में हम नीचे को जाते हैं, तो जो मेटल्स सबसे कम रिएक्टिव होती हैं, वो होती हैं आपकी ये वाली, ये सबसे कम रिएक्टिव होती हैं। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, कॉपर हो गया, ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। और जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं हो गई, ये सारी, ये ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, मतलब इतनी अधिक अभिक्रियाशील होती हैं कि ये भी स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाई जाती, जैसे KNaCl, Mg, Al। ठीक हो गया। और जो मिडल की, ये बीच की जो मेटल्स हैं, ये Zn, Fepb, ये अभिक्रियाशीलता इनकी जो होती है वो मीडियम ही होती है। ठीक है,
प्रत्येक वर्ग में आने वाली धातुओं को प्राप्त करने के लिए विभिन्न टेक्निक्स का यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए गैंग क्या होता है। जो आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी से खनित अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, गैंग। धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। अयस्कों से गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है वे अयस्क एवं गैंग के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होते हैं। इस पृथक्करण के लिए विभिन्न टेक्निक्स अपनाई जाती हैं। देखिए सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज होती है ना, उसमें नीचे आने वाली जो मेटल्स होती है वो काफ़ी अनभिक्रिय होती हैं। ये मेटल्स के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही मेटल प्राप्त किया जा सकता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए जो आपका सिनाबार होता है HgS, वो मरकरी का एक अयस्क होता है जिसे वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड में चेंज होता है और गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी में अपचयित हो जाता है। ये रिएक्शन देखिए 2HgS प्लस 3O2 इज इक्वल टू 2HgO प्लस 2SO2। फिर नेक्स्ट वाली देखिए 2HgO इज इक्वल टू 2Hg प्लस O2। अब देखिए भर्जन एवं निस्तापन क्या होता है। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ये ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। ये आपकी जो प्रक्रिया होती है इसे भर्जन कहते हैं। और कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। देखिए सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसके मध्य में स्थित धातुएं जैसे आयरन, जिंक, लेड, कॉपर आदि, अभिक्रियाशीलता इनकी मीडियम होती है। ये नेचुरली सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना बहुत ही इजी होता है। इसलिए अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में चेंज करना आवश्यक होता है। ठीक है, फिर जो जिंक के अयस्क हैं उसकी भर्जन और निस्तापन के समय रिएक्शन देखिए। ये देखिए इसमें जो सल्फाइड का अयस्क है उसको वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में चेंज हो जा रहा है। फिर इस रिएक्शन को हम भर्जन कहेंगे। ये वाली जो रिएक्शन है इसे हम भर्जन कहेंगे। ठीक है, फिर देखिए कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में चेंज हो जा रहा है। इस रिएक्शन को हम निस्तापन कहेंगे। फिर इसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का यूज करके धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है, यह है जिंक ऑक्साइड आपका, इसको कार्बन के साथ गर्म कर रहे हैं तो जिंक धातु में अपचयित हो जाता है ये। अब देखिए सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का कैसे निष्कर्षण किया जाता है। जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसमें जो सबसे ऊपर स्थित मेटल होती हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। इन्हें कार्बन के साथ गर्म करके इनके यौगिकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातुओं में चेंज नहीं किया जा सकता। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। इन धातुओं को विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए आप, सोडियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। जैसे कैथोड मीन्स की ऋण ऋण आवेशित जो इलेक्ट्रोड होता है पर धातुएं निक्षेपित हो जाती हैं, तथा एनोड जो पॉजिटिव आवेशित इलेक्ट्रोड होता है पर क्लोरीन मुक्त होती है। ये रिएक्शन देखिए आप, ये ऊपर वाली जो है ये कैथोड पर हो रही है और ये वाली आपकी एनोड पर हो रही है। अब देखिए विद्युत अपघटनी परिष्करण। कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड
आदि जैसी अनेक जो मेटल्स होती हैं उनका परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रम में क्या होता है, जो अशुद्ध धातु होती हैं उनको एनोड तथा जो शुद्ध धातु की पतली परत होती है उनको कैथोड बनाया जाता है। धातु के लवण विलयन का यूज विद्युत अपघट्ट के रूप में होता है। ठीक है, जैसे देखिए इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, विद्युत अपघट्ट से जब धारा प्रवाहित की जाती है, पिक्चर में देखिए आप लोग, तो एनोड पर स्थित जो अशुद्ध धातु होते हैं विद्युत अपघट्ट में घुल जाती हैं। वो इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघट्ट से कैथोड पर निक्षेपित की जाती हैं। विलेयी अशुद्धियां विलयन में चली जाती हैं तथा अविलेयी अशुद्धियां एनोड की तली में निक्षेपित हो जाती हैं। ये इन्हें हम क्या कहते हैं, एनोड पंख कहते हैं। जो ये तली में निक्षेपित हो जा रही है ना, अविलेयी अशुद्धियां हैं ये, इनको हम एनोड पंख कहते हैं। अब लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी। दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा, और पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर रख लीजिएगा, जिससे हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।